Hello students, I am Isha madam and this is your class 11th biology. Today we will discuss about the chapter number 9 that is biomolecule. तो हम आज बायोमोलिक्यूल के लिए डिस्कस करेंगे. द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द बायोमोलिक्यूल इज़ केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड अर्थ क्रस्ट. तो अगर हम ऑर्गेनिज्म और अर्थ क्रस्ट का केमिकल कंपोजिशन देखें तो जो हमें केमिकल कंपाउंड्स जो हमें मिलते हैं हमारी अर्थ क्रस्ट पर, उसी से सिमिलर हमें जो कंपाउंड्स है वो मिलते हैं हमें हमारे ऑर्गेनिज्म में. जैसे अगर हम बात करें तो केमिकल एनालिसिस ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म टिश्यू शो द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स. कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? कार्बन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं. अ सिमिलर एनालिसिस अगर हम सेम एनालिसिस अर्थ क्रस्ट का करें तो वहाँ पर भी हमें जो है वो सिमिलर एलिमेंट शो होते हैं. यानी कि अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो अर्थ क्रस्ट पे भी हमें कार्बन, ऑक्सीजन और जो हमारा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम जो है हमें वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. A closer examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogen in comparison to other element means कि जो हमारे कार्बन और हाइड्रोजन है वो comparatively ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं अदर जो एलिमेंट होते हैं उनसे. अब आता है हमारा एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन. अगर हम एनालिसिस करें केमिकल कंपोजिशन का लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो जो ऑर्गेनिज्म दे आर कंपोज्ड ऑफ मेनली किसके बने होते हैं? उनके अंदर होते हैं प्रोटीन होता है, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें लिपिड होता है, एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो मेनली उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं दे आर CaCO3 एंड NaCl. एंड एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स कौन से प्रेजेंट होते हैं? पोटेशियम प्रेजेंट होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एटसेट्रा उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. वाटर इज मोस्ट अबेंडेंट केमिकल कंपाउंड. जो वाटर होता है वो लिविंग बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मोस्ट कॉमनली जो है वो प्रेजेंट होता है. अब आता है केमिकल एनालिसिस. केमिकल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. अगर हम केमिकल एनालिसिस करें तो केमिकल एनालिसिस के अंदर हम जो केमिकल कंपोजिशन है उसके अंदर क्या करते हैं, हम उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का टिश्यू ले लेते हैं और इस टिश्यू को हम जो है चाहे वो फ्रूट और लीवर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ एन एनिमल, और उसको हम ग्राइंड करते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ. अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH एंड दिस इज द ट्राइक्लोरो. तो यहाँ पर जो हमारे 3 हाइड्रोजन है इट इज रिप्लेस बाय द क्लोरीन एंड CL3COOH ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. इसके साथ अगर हम इसको ग्राइंड कर देते हैं अ पेस्टल एंड मॉर्टर और अ होमोजेनाइजर, इसके साथ अगर हम इसको ग्राइंड कर देते हैं द थिक स्लरी, हमें थिक स्लरी मिलती है. अब उस थिक स्लरी को हम क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं. तो फिल्टर करते हैं, जब हम किसी चीज को फिल्टर करते हैं तो फिल्टर करने के लिए जो है फिल्टर पेपर का यूज करते हैं. तो जब हम फिल्टर पेपर या कॉटन क्लॉथ का यूज करते हैं और यहाँ पर जो है वो उस सॉल्युबल कंपाउंड को डालते हैं तो हमें कुछ सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट यानी कि कुछ तो हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर मिलता है. ये क्या होता है? ये एसिड सॉल्युबल पार्टिकल है, ये एसिड सॉल्युबल होते हैं और जो इनसॉल्युबल होते हैं वो क्लॉथ के ऊपर जो है वो बच जाते हैं. द फिल्ट्रेट और द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, और जो सेकेंड आता है हमारा ये हमारा होता है जो हमारा एक्सट्रैक्ट बचा है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन की फॉर्म में वो बच जाता है. द एक्सट्रैक्ट कैन बी सब्जेक्टेड टू वेरियस सेपरेशन. अब हम इसको अलग अलग सेपरेशन टेक्निक से इसका सेपरेशन करते हैं और हमें अलग अलग तरह के कंपाउंड जो है वो हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं. एश एनालिसिस फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एलिमेंट. जो हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक थे उनको हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ ग्राइंड करा. अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे अलग कर सकते हैं. जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर हम स्मॉल टिश्यू का पीस ले लेते हैं और इसको हम इनिशियल वेट करते हैं, दैट इज द फ्रेश वेट. ये जो वेट आता है इसको हम फ्रेश वेट या वेट वेट कहते हैं. द टिश्यू इज फुल्ली बर्न. अब हम टिश्यू को अच्छे से बर्न कर लेते हैं. व्हेन कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज. बर्न करने से क्या होता है कि जो कार्बन कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में, और जो वाटर वेपर होता है वो भी खत्म हो जाते हैं. तो ये जो सबस्ट्रेट बचता है हमारा उसको हम बोलते हैं ऐश. तो ऐश बच जाता है. अब ये जो ऐश होता है, ऐश कंटेन इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ये जो हमारा ऐश, क्योंकि जो हमारे कार्बनिक कंपाउंड थे वो सारे हमारे CO2 में कन्वर्ट हो गए. तो अब हमारे पास जो बचते हैं वो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड बचते हैं लाइक सल्फेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम. ये वाले एलिमेंट्स हमारे बच जाते हैं. दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड. तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? केमिकल एनालिसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम
ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ ग्राइंड करके उसको सेपरेट करते हैं, जबकि जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम कैसे अलग करते हैं, बाय ऐश एनालिसिस से हम उसको अलग करते हैं। अब आते हैं बायोमोलिक्यूल्स ऑफ सेल। कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं? ऑल द कार्बन कंपाउंड विच आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितने भी कार्बन कंपाउंड्स जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। दोज बायोमोलिक्यूल्स हुज मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन 1000 डाल्टन, जिनका जो वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, उसकी यूनिट होती है डाल्टन। अगर 1000 डाल्टन से कम होता है दे आर नोन एज द माइक्रोमोलिक्यूल्स, और जिनका वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है दे आर नोन एज द मैक्रोमोलिक्यूल्स। द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन कंटेन द ऑर्गेनिक माइक्रोमोलिक्यूल्स। जो एसिड सॉल्युबल होते हैं, एसिड सॉल्युबल यानी कि एसिड के अंदर सॉल्युबल हो गए, उनके अंदर आते हैं आपके शुगर, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारे हमारे एसिड सॉल्युबल होते हैं। एंड सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि हमारे सल्फेट, फॉस्फेट, ये भी हमारे सॉल्युबल होते हैं। अब आते हैं इनसॉल्युबल यानी कि जो एसिड के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, उसके अंदर आते हैं हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये सारे होते हैं इनसॉल्युबल। अगेन इंपॉर्टेंट कि कौन से जो हमारे कंपाउंड है वो सॉल्युबल होते हैं और कौन से इनसॉल्युबल होते हैं। तो अब आपको पता लग गया सॉल्युबल कौन से होते हैं, शुगर, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड एटसेट्रा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर होते हैं हमारे सल्फेट और फास्फेट। जबकि जो हमारे एसिड इनसॉल्युबल होते हैं वो कौन से होते हैं? प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, दीज आर द इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस। एंड ऑल्सो लिपिड्स, जो लिपिड्स भी होते हैं वो हमारे इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे अगर आप वाटर के अंदर कोई ऑयल ड्रॉपलेट डालें तो क्या होगा, वो ऊपर ही आ जाएगी, पानी के अंदर मिक्स नहीं होगी, दे आर नोन एज द इनसॉल्युबल। इसी तरह से एसिड के अंदर भी वो सॉल्युबल नहीं होगी। तो दैट इज अबाउट द सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। दो लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स, जो लिपिड्स होते हैं वो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, दे आर फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, और वे जो है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में प्रेजेंट है। तो यानी कि वो पार्ट जिसके अंदर एसिड इनसॉल्युबल होते हैं वो उस वाले पार्ट में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। The acid soluble fraction roughly the cytoplasmic composition, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन होते हैं, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन दे आर फ्रैक्शन रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स। द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो इनसॉल्युबल होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स को प्रेजेंट करते हैं ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल। Thus the two fraction together represent the entire chemical composition of living tissue। तो जो एसिड सॉल्युबल अगर हम और इनसॉल्युबल दोनों को देखें तो वो हमें पूरा केमिकल कंपोजिशन जो है वो किसी भी लिविंग टिश्यू का बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डिफरेंट टाइप शुगर पढ़ेंगे, लिपिड पढ़ेंगे, प्रोटीन्स पढ़ेंगे, अमीनो एसिड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुगर के लिए। शुगर द सिंपलेस्ट अमंग शुगर, जो सिंपलेस्ट शुगर होती है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, और ये जो कार्बोहाइड्रेट होती है ये होती है मोनोसेकेराइड। इसको हम जो होता है इसको हम मोनोसेकेराइड कहते हैं, विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, जिसको हम आगे हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते उन्हें हम क्या बोलते हैं? मोनोसेकेराइड। तो शुगर के अंदर सिंपलेस्ट शुगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड होती है। दे मे बी कंपोज्ड ऑफ 3 और 7 कार्बन एटम। तो ये जो हमारी शुगर है इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट वो मेनली हमारी दो या तो 3 और 7 कार्बन की जो है वो बनी होती है। अब 7 कार्बन कैसे हुए? अगर हम इस कंपोजिशन को देखें 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इस तरह से हमारे 6 to 7 जो है हमारे कार्बन जो है प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं 3 कार्बन कंपाउंड की। तो जो हमारा 3 कार्बन कंपाउंड होता है उसके अंदर 3 कार्बन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और जो 7 कार्बन कंपाउंड होते हैं इट मीन्स कि वहां पर 7 कार्बन कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सिंपल शुगर की हम बात करें तो इसके अंदर हमारा आता है ग्लूकोज C6H12O6, दिस इज द ग्लूकोज। फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। इसी तरह से जो राइबोज होता है, राइबोज भी हमारी सिंपल शुगर में आती है। द मोनोसेकेराइड्स हैव आइदर अ फ्री एल्डिहाइड और अ कीटोन ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है? CHO, इसको हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। और कीटोन ग्रुप कौन सा होता है? COO, ये होता है हमारा कीटोन ग्रुप। तो जो हमारे मोनोसेकेराइड होते हैं या तो इसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप होता है, विच कैन रिड्यूस कॉपर आयन, जो कॉपर आयन को रिड्यूस कर देते हैं
क्यूप्रिक आयन को रिड्यूस कर देते हैं क्यूप्रस आयन में, हेंस दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, इसलिए इनको हम रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप ये बात, रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं, जिनके अंदर रिड्यूस करने की पावर होती है, दे आर नोन एज द रिड्यूसिंग शुगर। डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड के अंदर क्या होते हैं, दे हैव 2 मोनोमर, इसके अंदर डाइसैकेराइड मीन्स 2, मोनोसैकेराइड मीन्स 1, तो डाइसैकेराइड के अंदर मोनोसैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसके अंदर हम बात करते हैं तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, लर्न करेंगे इसको। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये हमारे हैं डाइसैकेराइड, जबकि हमारा जो ग्लूकोज और राइबोज है दीज आर द मोनोसैकेराइड। अब हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमीनो एसिड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमीनो एसिड की चेन ही जो है आगे जाके प्रोटीन बनाती है। अमीनो एसिड आर दोज कंपाउंड्स which contain an amino group and an acidic group as substituent of the same alpha carbon। इसके अंदर क्या होता है, एक कार्बन है, अगर हम देखें तो कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है, मीन्स कार्बन है 4 बॉन्ड, 1 is occupied by R, 1 is by H, 1 is by NH2 and the other one is by COOH। तो एक हमारा एसिड ग्रुप होता है, एक हमारा अमीनो ग्रुप होता है, 1 is our hydrogen and 1 is R डिफरेंट कार्बन चेन जो है इसको हम बताते हैं अलग अलग, इसको हम साइड चेन से भी बता सकते हैं। साइड चेन ये R होती है, इसके साथ जो कार्बन की चेन है वो अटैच होती है। तो अमीनो एसिड्स आर दोज ऑर्गेनिक एसिड विच कंटेन एन अमीनो ग्रुप, नाम से इसके पता चल रहा है अमीनो एसिड मीन्स उसके पास एक अमीनो ग्रुप होता है, दिस इज द अमीनो ग्रुप, एंड एन एसिडिक ग्रुप, एक एसिडिक ग्रुप होता है, दिस वन इज एसिडिक ग्रुप। तो अमीनो एसिड इसको कहते हैं एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम अल्फा कार्बन। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, ये क्या होते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, अभी आपको बताया दिस वन इज मीथेन, CH4 इट इज द मीथेन, जो CH4 होती है इट इज मीथेन, और ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी पोजिशन ऑफ द अल्फा कार्बन। ये जो कार्बन है अगर हम इसको अल्फा काउंट करते हैं तो दीज आर हाइड्रोजन कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इसके अंदर क्या होता है, दीज आर हाइड्रोजन कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप एंड अ वेरिएबल ग्रुप डिजाइंड एज डेजिग्नेटेड एज आर ग्रुप। तो एक इसके पास आर ग्रुप होता है, एक इसके पास एच ग्रुप होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है और एक इसके पास एसिड होता है। तो इस तरह से चारों कार्बन के बॉन्ड जो है वो फिल हो जाते हैं। तो जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें, एक जनरल फॉर्मूला अमीनो एसिड का क्या होता है, CHR COOH NH2, दिस वन इज एसिड एंड दिस वन इज अमीनो। पहले अमीनो आ रहा है इसलिए अमीनो पहले आएगा और उसके बाद में आएगा अमीनो और उसके बाद आएगा एसिड, अमीनो एसिड ग्रुप। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप, आर ग्रुप के नेचर के अकॉर्डिंग देयर आर 20 डिफरेंट अमीनो एसिड। हमारे पास 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं, 10 आर एसेंशियल, 10 एसेंशियल होते हैं एंड 10 आर नॉन एसेंशियल। 10 जो होते हैं वो हमारे पास नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। टोटल जो प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो है वो 20 अमीनो एसिड से बना होता है। ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चेन्स में जुड़े होते हैं। तो अगर आर ग्रुप इज इन हाइड्रोजन, अगर आर ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन है, इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं ग्लाइसिन की। तो प्रोटीन कौन सा बनता है, अमीनो एसिड कौन सा बनता है, ग्लाइसिन, मीन्स CHCOOH and NH2, दिस वन इज ग्लाइसिन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन इसको हम बोलते हैं। अब मेथिल ग्रुप इज एलेनिन, अगर यहाँ पे H की जगह CH3 आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं एलेनिन, एंड हाइड्रोक्सिल मिथाइल इज सीरीन। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 देखे, ग्लाइसिन, दूसरा एलेनिन और एलेनिन के बाद आता है सीरीन। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड डिपेंड ऑन अमीनो, कार्बोक्सिल एंड द फंक्शनल आर ग्रुप। तो जो मेनली अमीनो एसिड की जो प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करती है, COOH ग्रुप पे डिपेंड करती है, NH2 ग्रुप पे डिपेंड करती है और साथ ही साथ R पर डिपेंड करती है। तो इस तरह से ये डिपेंडेंस इसका तीनों ग्रुप के ऊपर होता है। अब आता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स द कार्बोक्सिल ग्रुप अमीनो एसिड्स मे बी। तो अगर हम बात करें अमीनो ग्रुप की एंड कार्बोक्सिल ग्रुप की, तो अमीनो एसिड 3 तरह से हो सकते हैं। दे आर बेसिक इन नेचर, अमीनो एसिड्स बेसिक हो सकते हैं, एसिडिक हो सकते हैं और न्यूट्रल हो सकते हैं। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड
COOH group, and so the structure of amino acid changes in the solution of different pH. तो इन दोनों ग्रुप की वजह से डिफरेंट pH की वजह से ये तीन तरह के होते हैं, बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल. साथ ही ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं. ईच अमीनो एसिड इज गिवन अ 3 letter abbreviation एंड अ सिंगल लेटर कोड. तो ये हम जब डीएनए पढ़ेंगे उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे इसको कि जो अमीनो एसिड है इसके लिए हमने 3 letter एब्रेशन किया, हम बात कर रहे हैं. अब आता है अमीनो एसिड क्लासिफाई कर सकते हैं हम इसको एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. एसेंशियल अमीनो एसिड इसके अंदर आते हैं, एग्जाम्पल याद करेंगे, मिथ्योनिन एंड ल्यूसिन. और जो नॉन एसेंशियल होते हैं अमीनो एसिड उसके अंदर आते हैं ग्लाइसिन एंड एलानिन. तो ये हमारे पास कुछ 2 एग्जाम्पल है. वैसे हमारे पास 10 जो है वो एसेंशियल होते हैं और 10 जो है वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं. तो दिस इज अबाउट द अमीनो एसिड. इन नेक्स्ट वीडियो वी टॉक अबाउट द लिपिड्स.